लेक्चर 66 है। चलिए लेक्चर 66 स्टार्ट करते हैं जी। ये क्वेश्चन कल हमने स्टार्ट किया था और मैंने आपके साथ कुछ डिस्कशंस की थी, ठीक है। दो सिस्टम्स हैं ट्री के अंदर, पीरियोडिक और परपेचुअल सिस्टम। पीरियोडिक सिस्टम के बारे में आपको ये बताया था कि पीरियोडिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें परचेजेस का अकाउंट बनता है, अन्य वह परचेजेस हम रिकॉर्ड करते रहते हैं। जब भी परचेज करते हैं एंट्री करते हैं परचेज डेबिट कैश या क्रेडिटर क्रेडिट, परचेज डेबिट कैश या क्रेडिटर क्रेडिट। और सेल के वक्त सिर्फ एक एंट्री होती है, डेटर या कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। चीजों के जाने को इन्वेंट्री के अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि इन्वेंट्री का अकाउंट ही नहीं बन रहा होता, ठीक है। ये बात कुछ इस तरह से हुई थी हमारी। ये कि पीरियोडिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, कैश का अकाउंट कह रहा है इतना कैश पड़ा होना चाहिए, जाके चेक कर लें। एसेट्स का अकाउंट कह रहा है इतने एसेट्स पड़े होने चाहिए, जाके चेक कर लें। पर परचेजेस का अकाउंट ये नहीं कह रहा कि इतना स्टॉक पड़ा होना चाहिए, क्योंकि परचेजेस का अकाउंट सिर्फ चीजों का आना रिकॉर्ड करता है, जाना रिकॉर्ड नहीं करता। तो इस सिस्टम में कोई ऐसा अकाउंट मौजूद नहीं होता जो ये बता सके कि इतना स्टॉक पड़ा होना चाहिए। इसके अंदर फिर हम क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए फिजिकली काउंट करते हैं और FIFO या एफ को यूज करके कॉस्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर कल मैंने आपको बताया था एक नया सिस्टम, परपेचुअल सिस्टम, जिसके अंदर मैंने कहा था जैसे आप वो स्कैनर्स लगे होते हैं दुकानों, आप जो गुड्स लेते हैं वो उसको स्कैन करते हैं और फिर वो आगे बढ़ा देते हैं। वो टीट की जो आवाज आती है वो इन्वेंट्री का जाना रिकॉर्ड हो रहा होता है। तो परपेचुअल सिस्टम के अंदर फर्क क्या है, परचेजेस की बजाय इन्वेंट्री का अकाउंट बनता है और इन्वेंट्री के अकाउंट में आपका चीजों का आना डेबिट साइड पे कॉस्ट ऑफ परचेज और चीजों का जाना क्रेडिट साइड पे यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये रिकॉर्ड करता है इन्वेंट्री का लेजर। और ये लेजर ऐसा लेजर है जो क्लोजिंग डेट पर बताता है कि इतना स्टॉक पड़ा होना चाहिए, ठीक है, सही है। तो तसल्ली के लिए आप चेक भी कर सकते हैं कि कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। यानी कि पीरियोडिक सिस्टम में अगर कोई थोड़ी बहुत स्टॉक शॉर्टेज हो जाए तो उसका पता भी नहीं चल सकता, क्योंकि जो गिनती में स्टॉक आ गया वही स्टॉक है। जबकि परपेचुअल सिस्टम में शॉर्टेज चोरी वोरी का भी पता लग सकता है, क्योंकि हम देखते हैं जैसे कैश का अकाउंट बता रहा था इतना कैश पड़ा होना चाहिए, दराज खोल के गिन ले, ऐसे ही इन्वेंट्री का अकाउंट बना रहा है इतनी इन्वेंट्री पड़ी होनी चाहिए, जाकर गिनती करके देख लो पड़ी भी है कि नहीं, ठीक है। तो फिर हमने ये क्वेश्चन किया था अपना पहला, ठीक है, पहला क्वेश्चन उमर लिमिटेड, जिसके अंदर मैंने आपको ये कहा था कि अगर परपेचुअल सिस्टम यूज हो रहा हो तो हमें कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए डिटेल्ड इन्वेंट्री कार्ड बनाना पड़ता है, ठीक है। डिटेल्ड इन्वेंट्री कार्ड से हमारी कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकलती है, ठीक है। फिर हमने बात की थी इसकी जर्नल एंट्रीज की, तो ये जर्नल एंट्रीज हमने बात की थी जी, ये होती हैं पास, ठीक है। परपेचुअल सिस्टम में मैंने कहा था ओपनिंग और क्लोजिंग इसकी जर्नल एंट्री पास नहीं करते हम, क्योंकि इन्वेंट्री का लेजर बन रहा होता है। इन्वेंट्री के लेजर में ओपनिंग और क्लोजिंग जो है BD और CD के तौर पे लिख दिया जाता है और इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती। फिर हमने ये बात की थी जब जब गुड्स परचेज होती हैं तो हमारी परचेजेस डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट करने की बजाय एंट्री होती है इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर या कैश क्रेडिट, ठीक है। एक तो ये फर्क है और दूसरा सेल के वक्त दो एंट्रीज हुआ करती हैं। पहली एंट्री डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, दूसरी कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री की चीजों का जाना भी रिकॉर्ड हो रहा होता है। सेल्स की एंट्री सेलिंग प्राइस से और ये स्टॉक के जाने की एंट्री कॉस्ट से हुआ करती है। ये बातें कल हमने कर ली थी, ठीक है। ये दो एंट्रीज एंड पर जो है वो रहती थी, ठीक है। लेकिन सवाल को जरा अब पढ़ लें, सवाल चूंकि पूरा करना है। तो सवाल के अंदर उसने कहा था ऑल परचेजेस एंड सेल्स आर मेड ऑन क्रेडिट, तो इसलिए अब मैं परचेज डेबिट कैश क्रेडिट करने की बजाय परचेज डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट की एंट्री करूंगा, ठीक है। और कैश डेबिट सेल क्रेडिट करने की बजाय डेटर डेबिट सेल क्रेडिट करूंगा, ठीक है। फिर पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 1520, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स 1200, एक्सपेंसेस कुछ ऊपर दिए हुए हैं, ये पेड इन कैश थे। ओपनिंग कैश 100 है और ओपनिंग कैपिटल 240 है। ओपनिंग कैपिटल की तरतीब आपको सिखाई हुई है कि आप ट्रायल के अंदर इसको लिख लेते हैं, वहां से ओपनिंग कैपिटल बैलेंस शीट के टॉप पे फिर नेट प्रॉफिट एड लेस ड्राइंग्स और क्लोजिंग कैपिटल आ जाता है, ठीक है ना। तो इसके अलावा बाकी ओपनिंग कैश लेजर ओपन कर लेंगे, डेटर्स क्रेडिटर्स ओपनिंग है नहीं, लेजर्स बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। एंट्रीज आपके सामने, ठीक है। और मैं बल्कि यूं करता हूं, इन लेजर्स को दोबारा बना देता हूं आपके साथ, मतलब लेजर्स तो बने रहेंगे, एंट्रीज जरा दोबारा करते हैं, ठीक है। आप सब बच्चे अपनी एंट्रीज ओपन करके उनमें जहां कैश लिखा हुआ है डेटर कर दें सेल की एंट्री में, और जहां कैश लिखा हुआ है परचेज की एंट्री में उसको क्रेडिटर कर दें, काट के कर दें बेशक, ठीक है। और फिर मैं आपको ये लेजर्स बनवा देता हूं, पूरी पिक्चर आज सामने आएगी। इन्वेंट्रीज ही रिवाइज मतलब किया है मुकम्मल, बैड डाउटफुल डेट की बात करने लगा था लेकिन बात वक्त खत्म हो गया था, लेकिन इन्वेंट्री की ये रिवीजन सारी की सारी बहुत जरूरी है। NRV लॉस की भी बात आज हमने कर ली, क्योंकि
इस इन्वेंट्री के नॉलेज ने यूज होना है, इन्वेंट्री के नॉलेज ने यूज होना है यहां पर करेक्शन ऑफ एरर में भी, IS 8 के अंदर भी, और एक दो टॉपिक्स में भी, प्लस FAR 2 के अंदर भी जाके आपको इसमें मसाइल आएंगे। क्योंकि इन्वेंट्री PRC में चला गया है तो आप लोग वो पढ़ के नहीं आए, इसलिए आपको भी पढ़ाना भी जरूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इसके ऊपर तकरीबन देखा जाए तो 2 लेक्चर्स फुल फ्लैज लग गए, 2 लेक्चर्स आज और कल वाला भी लगे। कल क्योंकि थोड़ा सा हमने करेक्शन ऑफ एरर भी किया है, तो यूं कह लें कि 1.5 लेक्चर में जाके हमारी इन्वेंट्री रिवाइज हुई है, जिसमें मैंने लॉसेस की एंट्रीज नहीं करवाई। लॉसेस की एंट्रीज दोनों सिस्टम्स में अलग अलग होती हैं, जब आएंगी सवालों के अंदर तो मैं यहीं से ही उनको भी डिराइव करवाऊंगा, आपको मसला नहीं है, ठीक है। चले, अच्छा जी, अब आपके सामने एंट्रीज हैं। पहली कोई एंट्री नहीं करनी हमने, ओपनिंग की कोई एंट्री नहीं है, सिर्फ एंट्रीज देखें, ठीक है। फिर मैंने कहा था ये एफको वाला टेबल यूज कर लेते हैं, एफको वाला, ठीक है। ओपनिंग की कोई एंट्री नहीं है, वो लेजर में BD लिख लेंगे। फिर 4 फरवरी को क्या हुआ, 160 रुपए की परचेजेज हुई। एंट्री बोले, परचेजेज नहीं, परचेजेज नहीं, यही तो फर्क था। इन्वेंट्री डेबिट कैश, क्रेडिटर क्रेडिट, इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट 160 से। उसके बाद फिर दोबारा, अब ये कार्ड बना, यहीं से फिगर उठा रहे हैं। 18 फरवरी को 340 रुपए की परचेजेज की, तो एंट्री बन गई परचेजेज डेबिट, इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट 340, ठीक है। उसके बाद सेल हो रही है, ये वाली फिगर उठानी है, और अगर आप FIFO से कर रहे होते तो इन दोनों को ऐड कर लेते होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन ये कॉस्ट ऑफ सेल है। सेल के वक्त 2 एंट्रीज होनी है, एक सेलिंग प्राइस से डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, कितने यूनिट्स बिके, 8, हर एक कितने का, 60 का, तो 60 रुपए, 60 रुपए, सेलिंग प्राइस में सेल की एंट्री की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो 60 का एक बिका और 8 है, तो कितना बन गया, 480 से डेटर डेबिट सेल क्रेडिट की एंट्री, और फिर दूसरी एंट्री इस अमाउंट से कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। यही कल से कहा था मैंने, कहा ये अगर पीरियोडिक, ये अगर FIFO में होता तो इन दोनों को ऐड करके कॉस्ट ऑफ सेल से एंट्री कर देनी, ठीक है। तो 2 एंट्रीज होंगी 19 फरवरी को, 2 एंट्रीज होंगी। पहली वही पुरानी डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, ये किससे होगी, हमेशा विद सेलिंग प्राइस, ये वाली है जी। 8 यूनिट बिके 60 रुपए के, तो डेटर डेबिट सेल क्रेडिट 480 से, और साथ ही कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, ठीक है। फिर 27 फरवरी को दोबारा परचेज हुई, ठीक है। कितनी परचेज हुई जी, 800 रुपए की परचेज हुई 27 फरवरी को। क्या एंट्री करोगे, इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट 800 से। उसके बाद क्या हुआ जी, सेल हुई, कितने, 24 यूनिट्स। अब एक सेलिंग प्राइस से सेल की एंट्री और दूसरा कॉस्ट से कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री, चीजों का जाना भी रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो डेटर डेबिट सेल क्रेडिट 24 यूनिट्स बिके 60 के हिसाब से, तो 1440, और फिर कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट 888, मैंने एफको वाले से उठाया तो 888 उठा लिया। अगर यही FIFO वाला यूज कर रहे थे तो तीनों को ऐड करके ये एंट्री कर देते, ठीक है। यहां तक को मसला। और क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री, अगेन क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसके अलावा की सारी एंट्रीज हैं सवाल में, कौन सी सवाल ने लिखा, सवाल ने ये लिखा, पेमेंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स कितनी है, 1520। इसकी एंट्री क्या होती है, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। ये एंट्री मैंने यहां लिखी नहीं है, लेजर आगे बना रहा हूं, उसके अंदर परफॉर्म करेंगे, इसलिए नहीं लिख रहा कि मैं सिर्फ इन्वेंट्री की एंट्रीज आपको करवा रहा हूं, बाकी जबानी पोस्ट कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स 1200, क्या एंट्री होती है, क्रेडिटर डेबिट कैश क्रेडिट 1200, ये एंट्री होनी है, पर एंट्रीज में नहीं लिख रहा मैंने, एंट्री सिर्फ लिखी है इन्वेंट्री से रिलेटेड जो आपको समझा रहा था। ये एंट्री डायरेक्ट पोस्ट कर देंगे, अभी लेजर बनाने हैं ना, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंसेस वर पेड इन कैश, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 50, यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 80, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 70। ये एंट्रीज होनी है, पर मैं लिख नहीं रहा, डायरेक्ट लेजर में पोस्टिंग करेंगे जी। जी बेटा, सेल के वक्त चीजों का जाना रिकॉर्ड कर रहे हैं इन्वेंट्री के लेजर में, और दूसरी तरफ रेवेन्यू बुक कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा देख लें अभी इसको, अभी लेजर्स बनते हैं, ट्रायल में जाके इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट तक एक बार पूरी कहानी देखते हैं, फिर कोई सवाल है तो वो पूछ लें, ठीक है जी। यहां तक एंट्रीज हो गई, बाकी एंट्रीज मैंने कहा जबानी करेंगे, होनी है, ठीक है। अब लेजर्स भी 2 वही बना रहा हूं जो परपेचुअल सिस्टम के साथ खास हैं, सिर्फ वो बना रहा हूं, ठीक है। कौन सा लेजर बनेगा, परचेज की बजाय इन्वेंट्री का, और चूंकि हर सेल के वक्त जाना रिकॉर्ड हो रहा है जिसकी एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट कराई है, तो दूसरा लेजर कॉस्ट ऑफ सेल का भी साथ ही वजूद में आने लग जाएगा, ठीक है, सही है। तो पहली एंट्री ओपनिंग की क्या एंट्री करें, कोई एंट्री नहीं है। ओपनिंग हमें मिलेगा 140, यहां पे पड़ा हुआ है ना, अगर ना ये बनाया होता तो फिर हम 5 into 28 करके 140 निकाल लेते। बहरहाल ये 140 रुपीज इन्वेंट्री के लेजर में फरवरी 1 को BD लिखा जाएगा, February 1 ब्रॉड डाउन, कितना जी 1, कोई एंट्री नहीं की मैंने, कोई एंट्री नहीं की, ब्रॉड डाउन लिख लिया, ठीक है। उसके बाद पहली एंट्री इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, कितने से 160 से, 160 से इन्वेंट्री डेबिट, 160 से क्रेडिटर क्रेडिट, ये मैंने पहले लिखा हुआ है, ठीक है। वो नया बन रहा है, ये पुरानी चीज है, ठीक है। यहां पे क्या आ गया, इन्वेंट्री फरवरी 4, और यहां पे क्या आ जाएगा, क्रेडिटर फरवरी 4। समझ आती है बात,
नेक्स्ट क्या एंट्री है, फिर परचेज हुई, इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, समझ आ रहा है जी, पक्की कर रहे हैं ये एंट्रीज, ठीक है। 340 से इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, यहां पे इन्वेंट्री फरवरी 18 और यहां पे क्रेडिटर फरवरी 18, ठीक है जी। नेक्स्ट अगली एंट्री क्या है, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट 480 से, ये पुरानी एंट्री है, ठीक है, पुरानी एंट्री है। डेटर किधर गए, डेटर 480 से डेबिट 19 फरवरी पे और सेल 480 से क्रेडिट, सेलिंग प्राइस वाली एंट्री 480 वाली एंट्री नजर आ रही है, 480 ऐसे 480 वाली एंट्री, ग्रीन एंट्री, डेटर 480 से डेबिट सेल क्रेडिट, कोई नई चीज नहीं है, नई चीज आगे पड़ी है। कौन सी एंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितने से डेबिट भाई, 256 से कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और 256 से इन्वेंट्री क्रेडिट। अब यहां पे किस दिन फरवरी 19 पे, फरवरी 19, और यहां पे क्या लिखोगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स, और यहां पे क्या लिखोगे, इन्वेंट्री। अब यही तो मैंने आपको कहा था, इन्वेंट्री का लेजर चीजों का जाना अपनी क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करता है, इन्वेंट्री का लेजर चीजों का जाना यानी कॉस्ट ऑफ सेल अपनी क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करता है, यही कल बताया था, देखो हो रहा है रिकॉर्ड, ठीक है। ओ भाई सही है। अच्छा, तो ये 19 फरवरी की एंट्रीज हो गई। नेक्स्ट क्या है जी, 27 फरवरी को फिर परचेजेस हैं, 27 फरवरी को फिर परचेजेस हैं, और बोलो एंट्री बोलो कितने से, 800 से इन्वेंट्री का अकाउंट डेबिट और 800 से क्रेडिटर क्रेडिट, ठीक हो गया। नेक्स्ट यहां पे लिखा आपने क्रेडिटर किस दिन जी, फरवरी 27, और वहां पे भी लिख लिया, समझ आ रहा है, साथ साथ ही हो। नेक्स्ट क्या हुआ जी, ओ 28 फरवरी को फिर क्या हो रहा है, सेल, क्या हो रहा है जी, सेल के वक्त 2 एंट्रीज, परपेचुअल सिस्टम में सेल के वक्त 2 एंट्रीज, पहली एंट्री डेटर डेबिट सेल क्रेडिट सेलिंग प्राइस से, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट सेलिंग प्राइस से, ठीक है। और दूसरी एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट 888 हमने उठाया हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट 888 और इन्वेंट्री का जाना 888, ये क्रेडिट, ठीक हो गया। यहां पे क्या लिखा आपने, कॉस्ट ऑफ सेल फरवरी 28 है, बोलो इन्वेंट्री, ठीक हो गया जी, डन। क्लोजिंग ना जी ना, हमने तो क्लोजिंग की एंट्री नहीं करनी, खत्म होगी ना एंट्री, तो खत्म होगी, ठीक है, क्लोजिंग की एंट्री नहीं करनी। इधर देखो आप यहां पे बैलेंसिंग निकालो, इसको फरवरी 28 क्लोजिंग, जो सीडी बैलेंसिंग निकलता है, जरा निकालो इसको, क्लोजिंग बैलेंसिंग, इन्वेंट्री का लेजर बड़े ध्यान से देखो, कैश फ्लो के टॉपिक में भी बनवाऊंगा ये इसी तरह से, फिर उसमें मैं आपको ये बात याद कराऊंगा कि इन्वेंट्री के लेजर में 4 ही नॉर्मल चीजें होती हैं, ओपनिंग, परचेजेस, कॉस्ट ऑफ सेल, क्लोजिंग, ये ना फिर भूल जाना वहां जाके, ठीक है, ये वहां पे भी काम आना है, कैश फ्लो में भी काम आना है, ये सेट में भी काम आना है जी। तो चीजों पे टाइम लगाना मजबूरी होती है, ये ना समझा करें टाइम वेस्ट कर रहे हैं हमारा, बहुत काम की चीज जो होती है सिर्फ वही करवाई जाती है, और जितना को मैं कोशिश कर सकता हूं ना कि कम से कम जरूरी करवाऊं उतना ही करवाऊंगा, बिल्कुल 1 मिनट भी जाया नहीं किया जा सकता। कोशिश यही होती है कि मैक्सिमम लिमिट तक बस चला, मिनिमम लिमिट तक करवा लिया जाए कम से कम, फिर आगे को सवाल के एडजस्टमेंट से आपको थोड़ा बहुत जो है वो खुद से भी करना पड़े, एंटिसिपेट डिस्कशन के साथ, टेस्ट के अंदर वो तैयारी तो फिर साथ साथ चलती रहती, ठीक है जी। 296 ही है, 296 ही है जी कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो इन्वेंट्री का लेजर भी यही क्लोजिंग बताएगा। लेकिन मजे की बात, जिंदगी में पहली बार ये नजर आया कि कॉस्ट ऑफ सेल का बैलेंस भी निकल रहा है, यही तो इस सिस्टम की खूबसूरती है कि इसमें कॉस्ट ऑफ सेल रेडीली अवेलेबल है, कितनी 1144, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब रह क्या गया, बाकी चीजों की एंट्रीज हैं। ओपनिंग कैश लिख लिया हमने, कितना 100, सवाल में गिवन है ओपनिंग कैश, जाके देख लो सवाल में ओपनिंग कैश गिवन है 100 गिवन है। सिर्फ ओपनिंग कैपिटल को मैंने ट्रायल में डायरेक्ट लिखना है, वरना ओपनिंग कैश सवाल में गिवन है, देख लो या दिखा दूं ओपनिंग कैश, मुझे लग रहा है आपको नजर नहीं आ रहा, ये देखें ओपनिंग कैश 100 रुपया, ठीक है। तो ये ओपनिंग कैश का अकाउंट, कैश के लेजर में ओपनिंग आ गया 100। उसके बाद वो 2 एंट्रीज जो मैंने कही थी करनी है वो करें। सबसे पहले डेटर से 1520 आया, ये एंट्री मैंने वहां लिखी नहीं जनरल एंट्रीज में, पर मैंने कहा था डायरेक्ट करेंगे, वो डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एंट्री बोलो, कैश डेटर से आया, एंट्री बोलो कैश डेबिट 1520 से और डेटर क्रेडिट 1520 से, डेट नहीं गिवन, हमें भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्रेडिटर्स को पेमेंट की 1200, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स 1200, बेसिक शुरू होगी फिर दोबारा। तो फर्क वाली चीज 1 मिनट में अभी आपको समझ आने लगी है कि फर्क क्या है सिस्टम में, बाकी तो सारा काम वही कर रहे हैं जो बेसिक्स में पहले 13-14 दिन लगाए थे, ठीक है जी।
क्रेडिटर डेबिट कैश क्रेडिट, तो कहां गया क्रेडिटर, ये रहा क्रेडिटर जी। क्रेडिटर डेबिट 1200 से, कैश क्रेडिट 1200 से। डेट नहीं लिखी हुई, हमें लिखने की जरूरत भी नहीं है। ये तस्वीरें खिंचवाता हूं स्टेप बाय स्टेप, पहले पूरी पिक्चर ऐसे करके तो देखेंगे ना, ऐसे करके, ठीक है ना, उसके बाद फिर तस्वीर भी खींच लेना। ओके, ट्रायल तक, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट तक बात कर लेना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ, ऑल एक्सपेंसेस वर पेड इन कैश, तो 50, 80 और 70 ये 3 एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। ये 3 एक्सपेंसेस कैश में पे होने हैं, तीनों के लेजर ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये तीनों लेजर्स आ गए। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है, हो गया ये काम। और कोई एंट्री नहीं बची, अब बस कैपिटल ओपनिंग छोड़ा हुआ है जिसको हमने डायरेक्ट लिखना है। क्लोजिंग ट्रायल में जाते हैं, बोलो क्लोजिंग ट्रायल में, 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 क्लोजिंग 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 ट्रायल में, ठीक है। अब सबसे पहली चीज जो भूल ना जाए वो सबसे पहले लिख लो। ऐसा ट्रायल आपने नहीं जिंदगी में देखा होगा कभी, ठीक है। आप कहोगे जी कैपिटल, ऐसा ट्रायल ही देखा हुआ है हमने, डेबिट होता है क्रेडिट होता है, क्या ऐसा ट्रायल नहीं देखा होगा। मैं कह रहा हूं नहीं देखा हुआ, मुझे लगता है इसने लड़ाई कर ली, बचत होगी जी। तो कैपिटल कौन सा आता है जी ट्रायल में, हमेशा ओपनिंग। यहां से हम इसको बैलेंस शीट में ले जाते हैं और फिर प्रॉफिट ऐड करके, ड्राइंग लेस करके। ये तो सर हमने देखा हुआ था। अच्छा कितना है, 240 है, सवाल में गिवन है, मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ओपनिंग कैपिटल ये मैंने ब्राउन किया हुआ था 240, ठीक है। अच्छा उसके बाद जी सारे अपने क्लोजिंग्स निकाल के लाना शुरू करो। सबसे पहले क्या नजर आया, इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री का कौन सा बैलेंस बताओ भला, नहीं डेबिट नहीं, क्लोजिंग, मैं ये पूछ रहा हूं, ओपनिंग नहीं लिख रहे यहां पे, क्लोजिंग। ट्रायल में क्लोजिंग बैलेंसेस आते हैं ना, कितना। ऐसा ट्रायल आपने कभी नहीं देखा था आज तक जिंदगी में जिसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक आ रहा हो। हमेशा ट्रायल में आता था ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस, और अदर इंफॉर्मेशन कहती थी क्लोजिंग स्टॉक एज पर फिजिकल काउंट इज इतने रुपए। जितने बेसिक्स में सवाल किए थे 14-15 मैंने आपने मिलकर, सब में देख लो यही था, सब में देख लो यही था। क्लोजिंग स्टॉक कभी भी ट्रायल में नहीं होता था, ट्रायल के बाद अदर इंफॉर्मेशन में पहली एडजस्टमेंट ये लिखी होती थी, बल्कि एक ही देखी आपने, तो बात समझ रहे हो। आज पहली बार ऐसा हुआ, और सिर्फ यही बात नहीं रुकी, अगला क्लोजिंग क्या है, कॉस्ट ऑफ। आज तक कॉस्ट ऑफ सेल नाम की चिड़िया आपके ट्रायल में कभी नजर नहीं आई थी, बल्कि ट्रायल में नजर आया करती थी परचेजेस। ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस दिखता था ट्रायल में, क्लोजिंग स्टॉक होता था अदर इंफॉर्मेशन में। आज क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल में और कॉस्ट ऑफ सेल ट्रायल में और अदर इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी। हाँ ये हो सकता है कह दें ये क्लोजिंग स्टॉक में ना कुछ गलती हो गई है जी, काउंटिंग में हमने 296 काउंट कर लिया, नहीं 297 बनता था या 295 बनता था, गलती है, तो वो काम मैंने आपको सिखाया हुआ है। मशीनरी अकाउंट एडजस्टेड बनाना सिखाया हुआ है, इसको अनएडजस्टेड क्लोजिंग ही कहेंगे, गलती सही करके क्लोजिंग सही कर सकते हैं। ये गलत तो हो सकता है पर ओपनिंग नहीं है, ओपनिंग स्टॉक नहीं, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक है। ये परपेचुअल सिस्टम की खसूसियत है। परपेचुअल सिस्टम की निशानी ट्रायल को देखते ही कैसे पता लगा करेगी कि ट्रायल में इन्वेंट्री का क्लोजिंग बैलेंस होगा और कॉस्ट ऑफ सेल नजर आएगी। थोड़ी देर बाद मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवाने लगा हूं पीरियोडिक सिस्टम का, उसमें वो पुरानी कहानी है सारी। उसमें ट्रायल के अंदर ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ करेगा और परचेजेस होंगी और क्लोजिंग स्टॉक अपनी नॉर्मल जगह पे चला जाएगा। तो यही सिर्फ फर्क था जो मैंने येलो से हाईलाइट कर दिया। ये परपेचुअल सिस्टम है, बाकी सब तो वैसे ही है। चलो जी आगे क्या है जी, आगे क्या है जी, सेल्स। सेल्स जी, सेल्स क्रेडिट बैलेंस कितना 1920। तुसी ना दसना सर, आप खुद देखे ना, आप खुद देखे ना सर, नहीं आप खुद देखे ना सर जी, याद तो रखना चाहिए था ना कि कितनी थोड़ी देर पहले सेल्स कितनी आई थी। अच्छा जी, उसके बाद जी कैश का क्लोजिंग देख लो, फिर कहना नजर नहीं आता, देख लो एक बार कैश। मैं कहां गया तो स्मार्ट सा तो मैं हूं, 220 क्रेडिटर्स का क्लोजिंग 100, फिर डेटर्स का क्लोजिंग 400, फिर एंटरटेनमेंट एक्सपेंस का क्लोजिंग 50, फिर यूटिलिटीज एक्सपेंस का क्लोजिंग 80 नहीं बोला आप लोगों ने। उसके बाद रिपेयर एक्सपेंस, हाँ देख लो तुम लोग बड़ा काम कर लिया तुम लोगों ने, 1 मिनट से हमने सारा कुछ देख लिया। क्या हो गया फिर जी, यूटिलिटीज एक्सपेंस के बाद रिपेयर एक्सपेंस कितना जी, ओहो खत्म, ट्रायल खत्म हो गया, कोई चीज रह तो नहीं गई, चेक कर ले जरा, तसल्ली कर ले जरा जी। टोटल बताएंगे मुझे, 2260 डेबिट साइड का टोटल है, तो क्रेडिट का चेक कर लो 2260, ये क्या हो गया
ये इक्वल आ गया, ये क्या हो गया, इक्वल ही आना चाहिए था। अच्छा सुने प्लीज, ट्रायल के अंदर नई चीज आई, इन्वेंट्री क्लोजिंग में पड़ी है और कॉस्ट ऑफ सेल्स। इनकम स्टेटमेंट जब आप बनाएंगे ना तो यहां पर सुकून ही सुकून है। सेल्स आएंगी 1920 की, इतने दूर क्यों लिखे इनको, ठहर जाएं। सेल्स आएंगी 1920 लेस कॉस्ट ऑफ सेल, और आज वो काम आपको नहीं करना पड़ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। ट्रायल से ही आपको 1144 का क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल मिल जाएगी और आप जीपी पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद बाकी इनकम स्टेटमेंट पूरी कर लेना आप, ठीक है। और अगर बैलेंस शीट की बात करें, मैं सिर्फ एक्सट्रैक्ट बना रहा हूं, आपने मुकम्मल करनी है बैलेंस शीट, ये होमवर्क है आपका। तो करंट एसेट्स के अंदर जो क्लोजिंग स्टॉक आना है वो आपको ट्रायल से ही मिल जाया करेगा 296। समझ आई बात? ये है पूरी कहानी। एक बार सारी कहानी देख लो, अब सारी, एक मिनट जी है। एंट्री कब की? इस एंट्री तो ये की, इसकी समझ नहीं आई, इस एंट्री की समझ आई बेटा? कॉस्ट ऑफ सेल मैं बताता हूं, नहीं ट्राइंग टू बी फनी, लेकिन मैं बताता हूं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब होता है सेल्स की कॉस्ट। जब ट्रेडिंग अकाउंट बनवाया था ना तो आप लोगों को ये बताया था कि ये 10 यूनिट बिके हैं, ये इनकी सेलिंग प्राइस है। ये जो बिके हैं इनको खरीदने की कॉस्ट जो थी, मिसाल के तौर पे 10 यूनिट हमने बेचे हैं 100 रुपए के और वो खरीदे थे 80 रुपए के, तो सेल्स 100 है और उनकी कॉस्ट ऑफ सेल्स 80 है, ठीक है। अब मैंने कल ये बात की थी कि आपने जब स्टॉक खरीदा है परपेचुअल सिस्टम में तो आपने उसको पहले दिन एसेट बनाया है, ठीक है। इन्वेंट्री डेबिट करके आपने कैश वगैरह क्रेडिट कर लिया। अब जिस दिन ये बिक गया है तो ये आपका एसेट नहीं है, एक्सपेंस हो गया है। उस एक्सपेंस का नाम कॉस्ट ऑफ सेल्स है क्योंकि उसके अगेंस्ट सेल आ रही है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट हुआ था। मैंने आपको एसेट की एग्जांपल डेफिनेशन से भी कल दी थी कि जैसे एसेट खरीदते हैं तो आप एंट्री करते हैं एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। जब वो एक्सपेंस बनता है तो आप कहते हैं जी एक्सपेंस डेबिट डेप्रिसिएशन नाम से और ये एसेट क्रेडिट। ये भी उसी तरह की एंट्री है। एसेट इन्वेंट्री खरीदी, स्टॉक खरीदा बेचने के लिए, तो आपने एंट्री की इन्वेंट्री डेबिट कैश या क्रेडिटर क्रेडिट। अब ये एसेट है लेकिन जिस दिन ये बिक गया अब ये आपका एसेट नहीं है, ये एक्सपेंस हो गया। उसके अगेंस्ट सेल भी तो आई है, ठीक है। तो सेल्स, इस सेल्स के लिए ये कॉस्ट इनकर करनी पड़ी हमने जब खरीदा तो उसको एसेट बनाया, ये परपेचुअल सिस्टम है। लेकिन आज जब वो बिका है तो हमने कहा ये 480 की जो इनकम आई है इसकी वजह से ये 256 का एक्सपेंस हो गया हमारा, एसेट नहीं रहा, ये नहीं रहे, ठीक है, ये चले गए जी। अब चूंकि सुनो, अब चूंकि ये एंट्री देख लो, क्योंकि ये एंट्री हो रही है तो इस सिस्टम के अंदर इस अकाउंट का वजूद भी आ जाता है जो कि पहले नहीं हुआ करता था, जो कि अगले सिस्टम में भी जाके आपको बताता हूं। ये कॉस्ट ऑफ सेल आपको ये रेंट पे बैठ के निकाल ही नहीं सकते थे आप कॉस्ट ऑफ सेल स्टार्ट के अंदर, दरमियान में किसी भी वक्त आप एंड तक जाते थे, सारा साल परचेज रिकॉर्ड करते सेल भी करते एंड पे पहुंचते थे। एंड पे जाके आप कहते थे क्लोजिंग स्टॉक कितना तय करो, वो क्लोजिंग स्टॉक गिन के आप एंट्री करते थे क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, जो कल एंट्री कराई है। अभी जा रहा हूं पीरियोडिक में, करवाता हूं दोबारा, पीरियोडिक सिस्टम तो अभी बता नहीं रहा। तो इस सिस्टम की खसूसियत यह है कि चूंकि चीजों का जाना हर सेल के वक्त टींट रिकॉर्ड हो रहा है, तो किसी भी वक्त 4 फरवरी को आ गया कोई बंदा, सेठ साहब ने कहा 4 फरवरी को क्या स्टॉक है, आपने कहा जी 10 यूनिट पड़े हैं 300 रुपए के। पीरियोडिक में ये नहीं बता सकते। इसी तरह से ये कॉस्ट ऑफ सेल है। किसी ने कहा 19 फरवरी को, ये जरा दो ऐड करने पड़ेंगे, यहां समझाता हूं। 19 फरवरी को कितना स्टॉक पड़ा है जी, 12 यूनिट्स पड़े हैं 384 के, और कितनी कॉस्ट ऑफ सेल है, ये जी 256 की कॉस्ट ऑफ सेल भी होगी। ऐसा सिस्टम है, हर वक्त आपको ये दोनों चीजें बता सकता है, किसी वक्त क्लोजिंग निकाले इन्वेंट्री का, कॉस्ट ऑफ सेल का। तो क्योंकि स्टॉक का जाना रिकॉर्ड हो रहा है हर सेल के ऊपर, तो कॉस्ट ऑफ सेल का अकाउंट वजूद में आया, जो कि पहले नहीं होता था। कॉस्ट ऑफ सेल नाम का अकाउंट, इन्वेंट्री नाम का अकाउंट भी वजूद में नहीं था भाई, कॉस्ट ऑफ सेल का भी वजूद में नहीं था। ये इसी सिस्टम की खसूसियत है। अभी जा रहे हैं अपने नॉर्मल सिस्टम पे, जो आपने सीखा था उसमें वही परचेज का अकाउंट बनेगा, कोई इन्वेंट्री नहीं, कोई कॉस्ट ऑफ सेल नहीं, वो जाके खुद आपको करना पड़ेगा वैसे ही, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ सेल तब जाके निकलेगी, थोड़ा सब्र कर लो उसके लिए। यहां पर सिर्फ ये याद रखो कि आपकी चूंकि सेल के वक्त 2 एंट्रीज हो रही हैं, स्टॉक डेबिट, स्टॉक को खरीदते हुए डेबिट किया था, ठीक है, सेल करते हुए सेल की एंट्री, डेटा डेबिट सेल क्रेडिट सेलिंग प्राइस से करते हो, और साथ ही इन्वेंट्री के अकाउंट में चीजों का जाना भी रिकॉर्ड करते हो। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, ये एंट्रीज होने की वजह से कॉस्ट ऑफ सेल का अकाउंट वजूद में आ जाता है, जो आपको रेडीली कॉस्ट ऑफ सेल दे देता है। अब आपको वो काम करने की जरूरत नहीं है, अपनी स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक ये अवेलेबल है। तो यही आपको बताया कि ये फर्क है इस ट्रायल के अंदर। फिर निशानी, परपेचुअल सिस्टम की निशानी ट्रायल का मुंह देखते ही पता लग जाएगी कि अगर ट्रायल में परचेजेस नहीं नजर आ रही, इन्वेंट्री नजर आ रहा है, तो मतलब इन्वेंट्री का अकाउंट बना होगा तो आ रहा है ना, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ सेल आ रही है, ये 2 निशानी है कि परचेजेस नहीं, इन्वेंट्री का लेजर बन रहा है, और कॉस्ट ऑफ सेल भी आ रही है, परपेचुअल सिस्टम यूज किया इन्होंने। अभी जा रहे हैं पीरियोडिक सिस्टम के ऊपर, ठीक है। अब पूरी कहानी दोबारा देखो। परपेचुअल सिस्टम में कॉस्ट निकालनी हो तो डिटेल्ड इन्वेंट्री कार्ड बनाओगे, ठीक है। उसके बाद एंट्रीज में क्या फर्क आएगा, चीज खरीदते हुए परचेज डेबिट नहीं, इन्वेंट्री डेबिट, और सेल के वक्त
दो एंट्रीज, एक सेल रिकॉर्ड करने की सेलिंग प्राइस से और दूसरा इन्वेंट्री के जाने की कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। लेजर्स में इन्वेंट्री का लेजर और कॉस्ट ऑफ सेल का लेजर बन जाएगा इस सिस्टम में। ट्रायल के अंदर आपको ट्रायल में क्लोजिंग इन्वेंट्री मिलेगी जो इससे पहले कभी नहीं देखी थी। ओपनिंग देखते थे, क्लोजिंग इधर पड़ी होती थी। ट्रायल में ओपनिंग इन्वेंट्री मिलेगी, कॉस्ट ऑफ सेल मिलेगी और क्लोजिंग स्टॉक की डिटेल अदर इंफॉर्मेशन में गिवन नहीं होगी। हां, गलती हो सकती है उसके अंदर, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए सुकून ही सुकून है। आपको ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक करना नहीं पड़ा। वैसे करेंगे तो यही आंसर आएगा, आसान से सवाल है। ओपनिंग स्टॉक भी पड़ा हुआ है, परचेजेस के कॉलम का टोटल करें यहां से, ठीक है, कॉलम का टोटल करें, क्लोजिंग स्टॉक निकला है माइनस करें तो कॉस्ट ऑफ सेल ही निकलेगी, लेकिन जरूरत नहीं है, सब कुछ मिल रहा है हमें। ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के अंदर ये एक्सट्रैक्शन है, इसको कंप्लीट करना है आपने। जो डिफरेंट चीज थी वो मैंने करवा दिया। ठीक है, अब पीरियोडिक सिस्टम पे मूव करते हैं, जिसकी खसूसियत क्या बताई थी, फिर दोनों की तस्वीरें इकट्ठी खिंचवाऊंगा जी, स्टेप बाय स्टेप, हर जगह रोक के। फिलहाल सिर्फ समझें, ये चीज जरा हजम नहीं होती परपेचुअल सिस्टम बच्चों को। ठीक है ना, पीरियोडिक सिस्टम में क्या कहा था जी, परचेजेस का अकाउंट बनता है। ठीक है, बस और तो कोई बात नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते हैं, फिजिकल काउंट से। ठीक है, और मैंने कहा था ये तरीका लगाएंगे, ये पहले ही बता दिया था, किधर गया वो तरीका, ये पहले दिन, ये शॉर्टकट ही था, ये अप्लाई करते हैं आप सवाल के ऊपर जाकर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 शुजात लिमिटेड से पहले क्वेश्चन नंबर 1 पूरी लाइन अगर आज पढ़ लें जो कल ब्लैक कर दी थी। उमर लिमिटेड यूजेज परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। सवाल देखते ही निशानी बताओ अगर, तो वो ये है कि सेल का डेट वाइज रिकॉर्ड गिवन है। ये जरूरी है परपेचुअल सिस्टम को फॉलो करने के लिए। अगर सेल का डेट वाइज रिकॉर्ड गिवन ना हो तो क्या हर मौके पे रुक कर हम ये सेल कर सकते हैं? हर मौके पे रुकना यहां पर और सेल को रिकॉर्ड करना और कॉस्ट ऑफ सेल को रिकॉर्ड करना तो जरूरी है। तो सेल का डेट वाइज रिकॉर्ड होगा तो ही परपेचुअल सिस्टम से सवाल कर सकते हैं हम, वरना नहीं कर सकते। तो ये सवाल को देखते ही अगर आप निशानी चाहे ना कि जिस सवाल के अंदर परपेचुअल की क्या निशानी है, तो सेल का डेट वाइज रिकॉर्ड गिवन होना, ये परपेचुअल सिस्टम वाले सवाल की निशानी है। एक ही सेम ही सवाल है अगला, थोड़ा सा डाटा मैंने अदर इंफॉर्मेशन का बदला है, वरना ऊपर वाला सारा सवाल सेम था। लेकिन अगर यही सवाल पीरियोडिक सिस्टम से हो तो शुजात वाला सवाल है। ठीक है, शुजात वाला सवाल क्या कहता है, शुजात लिमिटेड यूजेस पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, बिगिनिंग इन्वेंट्री वही सवाल। ठीक है, वही ओपनिंग स्टॉक वही फेजेस, लेकिन एंड पे क्या कह रहा है, क्लोजिंग स्टॉक 8 यूनिट्स हैं, सेल कितनी हुई ये नहीं बताया जा रहा। सवाल मैं बार बार कह रहा हूं, ये खुद बनाया सवाल है ना, अपने बनाए प्रैक्टिस क्वेश्चन जो होते थे इसमें इंट्रो के अंदर। ठीक है, तो ये खुद के बनाए हुए सवालों की बात है ना, तो ये सवाल वही है, कह रहा हूं ये सवाल वही, थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके अंदर सेल का डेट वाइज रिकॉर्ड गिवन नहीं। ठीक है, अब ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस हैं और क्लोजिंग है। अब वो पहली क्लास याद करें जिसमें मैंने आपको क्वांटिटेटिव रेकंसिलिएशन बनाई थी कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज होता है अवेलेबल फॉर सेल। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, ये टोटल हमारे पास अवेलेबल फॉर सेल है, और उस वक्त मैंने कहा था सेल माइनस कर दो तो क्लोजिंग स्टॉक बचता है। आज थोड़ा सा उलट हो गया, आज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज पड़ी है, हमने कहा यार सेल कितनी हुई, उन्हें कहा यार ओपनिंग प्लस परचेज अवेलेबल फॉर सेल था, गिनती करके देखो जो बच गए हैं वो नहीं हुए, बाकी सारे सेल हो गए। ठीक है, तो यही अगर मैं क्वांटिटेटिव रेकंसिलिएशन मुझे बनानी पड़ रही है, मुझे नहीं पता कि कितने यूनिट सेल हुए, सवाल ने लिखा ही नहीं हुआ था, तो मैंने यहां से निकाला। जरूरी नहीं है सवाल लिखकर भी दे सकता था, फर्क सिर्फ यह है कि 32 यूनिट्स जो बिके हैं कैसे निकले। ओपनिंग स्टॉक में 5 पड़े थे, 5 क्वांटिटी, सिर्फ क्वांटिटी 5 पड़े थे, 5 10 20 35 खरीदे, तो अवेलेबल फॉर सेल कितने थे 40। कितने बिक गए ये नहीं पता, कितने पड़े हैं वो माइनस करो तो बाकी फिर बिक गए। ठीक है, ये 32 किस दिन कितने बिके कोई पता नहीं है, तो परपेचुअल से ये सवाल सॉल्व हो ही नहीं सकता। क्यों, डेट वाइज रिकॉर्ड ही गिवन नहीं है सेल का। ठीक है, और उसने वैसे ऊपर बता भी दिया कि शुजात कौन सा मेथड फॉलो, कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, पीरियोडिक। हमारा पुराना फेवरेट अजीज अज़जान मेथड यहां पे चल रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा फिर, सबसे पहली बात तो क्लोजिंग स्टॉक निकालना कैसे है। तो ये मैं आपको कह रहा था, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, ये मैं कह रहा था कि ये मैंने आपको पहले दिन ही सिखा दिया था। क्या, क्लोजिंग स्टॉक की गिनती करो, FIFO या FCO यूज करके मल्टीप्लाई करो पर यूनिट कॉस्ट को, अमाउंट निकल आएगी, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट है। ठीक है, लेकिन आप सवाल पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, हमने कहा शुजात और शुजात नहीं चॉइस साहब क्लोजिंग स्टॉक क्या चाहिए आपको, क्या क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट कर दो, कॉस्ट कर दो, कॉस्ट। चॉइस साहब ने कहा क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट कर दो, हमने कहा जी चॉइस साहब कौन सी असम्पशन, ने कहा FIFO के हिसाब से निकाल दो। ने कहा जी बस आप एक बात बता दें कितने यूनिट्स आपके पास स्टॉक में पड़े हैं, बाकी हम कर लेंगे। ने कहा और पेजो मुंडे नु गिनती करके आए, मुंडा गया उसने जाके गिनती की है और क्लोजिंग स्टॉक में कितने यूनिट्स मिले 8। अब हमने कहा तो सब FIFO फिर फाइनल, FIFO उन्होंने कहा हाँ FIFO फाइनल। हमने कहा चलो सवाल की तरफ चलते हैं। हमने कहा अगर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो गए, 32 तो टोटल बिके हैं, बचे 8 पड़े हैं, तो पहले वाले 5 गए, ये 5 भी गए, ये 10 भी गए, तो ये 8
लास्ट वालों में से पड़े होंगे, 40 वालों में, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ना, तो फिर हमने यहां पर लगाया 40 और ये 320। आपस की बात बताऊं, फाइफो मेथड हो ना तो यहां पर ये डायरेक्ट भी निकल सकता था अगर कभी सवाल आ जाए। वैसे आपको इस तरह सवाल नहीं आने, कॉन्सेप्ट सप्लाई होने आपके, लेकिन इन्वेंट्री कार्ड अगर मांगे ना तो फाइफो मेथड हो ना, परपेचुअल में भी सिर्फ आंसर मांगे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, सेम ही आया। लेकिन छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये याद नहीं करना है, ऐसे याद ही रखना है। परपेचुअल सिस्टम हो तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक डिटेल्ड इन्वेंट्री कार्ड से, क्योंकि हमने हर सेल को अलग अलग डेट पर रिकॉर्ड करना होता है इस सिस्टम में, हर सेल की रिकॉर्डिंग हो रही है जाते हुए, जबकि पीरियोडिक सिस्टम में शॉर्टकट से। ठीक है, क्या करेंगे तो साहब, यूनिट कितने हैं 8, कौन सी असम्पशन 5 हो, बस ठीक है, आप बैठे आराम से, हम स्टॉक बताते हैं 320 का स्टॉक है जी। और अगर तो साहब कह दें नहीं मैं नहीं, ऐप को सुने, ऐप को बड़ा अच्छा मेथड है, ऐप को ला दो, लगा देते हैं जी, आप बस यूनिट्स बता दें। उन्होंने कहा यूनिट तो बताया जाए तुम्हें, वो तो 8 ही है। उन्होंने कहा अच्छा आप थोड़ा सा ना एक वर्किंग करनी पड़ेगी पर यूनिट कॉस्ट के लिए, ये भी नई चीज नहीं है, ये मैंने यहां पे कैलकुलेट करके दिखाई थी, आपको याद आ रहा है, यही काम करना है, बस फर्क होगा अब इसके अंदर। क्यों, जब हम इन्वेंट्री कार्ड बना रहे होते हैं परपेचुअल में तो हर परचेज पर और हर सेल पर एवरेज रेट बार मतलब सेल पर नहीं करते, हर परचेज पर नया रेट कैलकुलेट होता जाता है, हर परचेज पर। जबकि ये जब पीरियोडिक सिस्टम में आते हैं तो चूंकि डेट वाइज तो रिकॉर्ड सेल का गिवन नहीं है, तो इसलिए उसका फिर हमें पता नहीं लगता, वो चेंज हो जाता है, ये सेल निकली तो यूनिट कम हुए, ये सेल निकली तो यूनिट कम हुए, वो काम हम वहां पे नहीं कर सकते, तो हम फिर इकट्ठी एक दफा बैठकर एवरेज लगाते हैं, तो एवरेज रेट थोड़ा सा इसके साथ डिफर करता है। छोड़ो, इस तरह से कंपेयर ना करो, सिर्फ इतना याद रखो, पीरियोडिक सिस्टम है तो क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा शॉर्टकट से, यूनिट्स आ गए। अब अगर एफको है तो फिर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मेहनत करनी पड़ेगी, इधर देखो 5 यूनिट्स, अब आपने ना रेट निकालना है, रेट, ठीक है, रेट तो 5 कितने वाले थे, 28 वाले, इससे आ जाएगी इनकी अमाउंट, वेटेड एवरेज ले रहे हैं ना, इससे आ जाएगी इनकी अमाउंट, नीचे इनके यूनिट्स, प्लस 5 नए खरीदे 32 वाले, ठीक है, इनको लिखो 5 इंटू 32, इनसे आ जाएगी टोटल अमाउंट इस हिस्से की, नीचे इनके यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट 10 खरीदे 34 वाले, तो 10 इंटू 34 और नीचे 10, ठीक हो गया। और फिर 20 खरीदे 40 वाले, प्लस 20 इंटू 40 और नीचे यूनिट्स आ गए, तो बताओ ₹36 पर यूनिट, ये हमने एवरेज रेट निकाल लिया। सिंपल एवरेज नहीं किया 28 जमा 32 जमा 34 जमा 40/4, सिंपल नहीं करना, वेटेड एवरेज लेना है, ताकि जितने ज्यादा यूनिट्स जिस रेट वाले हैं, रेट उस तरफ एवरेज ज्यादा जाए, इसे वेटेड एवरेज कहते हैं। तो 36 रुपए पर यूनिट यहां पर आकर लिखा हमने, और अमाउंट कितनी आई जी 288, ठीक है जी। तो पहला फर्क, परपेचुअल सिस्टम में क्लोजिंग स्टॉक निकालना हो तो डिटेल्ड इन्वेंट्री कार्ड, पीरियोडिक में शॉर्टकट, क्लोजिंग स्टॉक निकालो, 5 ऐप को लगाओ, स्टॉक आ गया। ये ना कहना ये आसान है वो मुश्किल है, वो क्यों करते हैं, उसके अपने फवायद हैं, इसके अपने फवायद हैं, उसके अपने नुकसान जो कि बहुत कम है, लेकिन एक्सपेंसिव है, डिटेल्ड है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इसके नुकसान ज्यादा है लेकिन ये आसान है। तो हर बंदा अपनी मर्जी के हिसाब से यूज कर सकता है, कोई भी, दोनों ऑप्शंस मौजूद है स्टैंडर्ड के अंदर, जो मर्जी यूज करो, ठीक है ना। ये ना कहना ये क्यों नहीं करते, वो क्यों करते हैं, वो क्यों नहीं करते, ऑप्शन है, जो मर्जी करो भाई, आपको बता दिए दोनों, आपका दिल करे आप जो मर्जी करो, थोड़ा खर्चा करो, परपेचुअल करो, ठीक है ना। अच्छा, ये आज को और चीज भी पढ़ने आई है, ची करके जी, ये ऊपर कर दें जी, उन्होंने मौका लग गया। अच्छा जी बेटा, अब देखें बाकी सारी एंट्रीज मैंने कोई नहीं करनी, उसी तरह से वो डायरेक्ट पोस्टिंग होगी, बल्कि वो मैं लेजर भी नहीं बनाऊंगा, वो आप घर पे ही बनाएंगे, ठीक है ना। ओके, अब शुरू करते हैं काम। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, मैं सिर्फ चूंकि इन्वेंट्री से रिलेटेड बात कर रहा हूं ना, अब पीरियोडिक सिस्टम में ओपनिंग स्टॉक की एंट्री इज है, ठीक है, लेकिन अभी नहीं बता रहा। क्लोजिंग की एंट्री भी इज, बट अभी नहीं बता रहा, ठीक है। ओके, थोड़ी देर तक आगे शुरू करते हैं काम। हाँ भाई, 4 फरवरी को क्या हुआ, ओपनिंग की एंट्री बताता हूं, क्लोजिंग की एंट्री बताता हूं, फिलहाल जरा परचेज। 4 फरवरी को क्या हुआ, परचेजेस, अपनी पुरानी बचपन वाली एंट्री भाई बोलो, परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर, वो क्रेडिटर ही है, यहां पे भी लिखा हुआ है, तो क्रेडिटर कर दो, परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट। अब ये आपको निकालना पड़ेगा, सवाल में गिवन नहीं है, 5 इंटू 32 कितना जी, वो ऊपर वैसे निकाला था, लेकिन चूंकि इकट्ठा सवाल थोड़ी आता है कि कार्ड वो वाला यूज कर लें, इसलिए मैं कह रहा हूं जरा दोबारा निकाल लें जी। 160 से परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट, ठीक है,
तो इधर देखो परचेज का अकाउंट आ गया 160 से परचेजेस डेबिट, और आप घर पे करोगे यहां पर क्रेडिटर बनाकर क्रेडिटर क्रेडिट कंप्लीट करना है ना आपने, ठीक है। यहां पे आपने लिख दिया, ओहो इसका ओपनिंग तो लिखा ही नहीं था, ओपनिंग लिख ले, मिटा लें इसको। और रोको, मुझे ये बात ही ना करने दो, परचेजेस के लेजर का ओपनिंग कहां से आ गया? इनकम एक्सपेंसेस का ओपनिंग होता है, कोई बोले क्यों नहीं तुम? जब मैं कह रहा हूं मिटा के ओपनिंग लिखते हैं तो क्यों नहीं आप लोगों ने कहा सर इसका ओपनिंग होता ही नहीं है? जी हो सकते हैं ना जी, क्यों नहीं हो सकते? फरवरी 4, ठीक है, परचेजेस डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट। फिर क्या हुआ 18 फरवरी को? परचेजेस डेबिट क्रेडिटर्स, कितने यूनिट्स? 10 आए हैं, 34 पर यूनिट 340। परचेजेस डेबिट क्रेडिटर आप घर पे करेंगे, मैं तो दिमाग में कर रहा हूं बस, क्रेडिटर क्रेडिट, क्योंकि पूरा तो करना है ना। उस सवाल ऊपर वाले को भी पूरा करना है, वो थोड़ा सा छोड़ दिया मैंने, किस दिन, सॉरी, वो थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया, ट्रायल पूरा कर दिया था। इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट पूरी बना लेना, तसल्ली हो जाएगी जी। 18 नेक्स्ट, परचेजेस 27 फरवरी को 20 यूनिट्स आए, परचेजेस डेबिट, अन्य वाह परचेजेस रिकॉर्ड हो रही है, कोई फिक्र नहीं है कि कितने बिक गए कितने नहीं, यही तो हमने पढ़ा था। 20 यूनिट्स 40 के हिसाब से 800। साथ साथ नोट मत करो, तस्वीरें खिंचवाऊंगा, ठीक है, जिस जिस स्टेप पे आप कहेंगे जी। परचेजेस डेबिट क्रेडिटर्स क्रेडिट। अच्छा अब इधर देखो भाई, ये मैंने वैसे ही 27 सॉरी, ये मैंने कहा चलो ये भी एक एंट्री कर ही दें। सेल्स की एंट्री डेट वाइज तो अब अवेलेबल है नहीं डाटा, तो एक ही बार करेंगे, ठीक है, वो एंट्री करेंगे। आप लोग डेटर का लेजर इधर बनाएंगे, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट। मुझे नहीं पता किस दिन कितनी सेल हुई, बस इतना पता है कि सेल हुई है और उधार पे हुई है। यूनिट्स टोटल 32 बिके हैं, हर एक 60 का बिका है, तो टोटल 1920 बनना चाहिए। सवाल जो सेम है, ऊपर वाले जैसा ही होना है, ठीक है, वो बस अलग अलग थी, डेट वाइज थी, यहां पे इकट्ठा है, ठीक है, और सही है। चेक कर लो 32 इंटू 60 कर लो। अच्छा ठीक है, लो भाई, अब यहां से निकलेगा क्लोजिंग बैलेंस, बल्कि आप कहेंगे जी आप क्लोजिंग डेट भी लिखें पहले, फरवरी 28 पर। आज वो पुराने नॉर्मल काम पे आ गए जी, 1300 की परचेजेज हैं, ठीक है। चलो ये अब लिख लो, अब आ गया तो इसको भी लिख लेते हैं, ठीक है। ये कैरी डाउन बैलेंसिंग सेल्स का आ जाएगा, ये तो आज भी सेम ही है, सेल्स की एंट्री तो सेल्स की होती है, वहां पर तो सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल और स्टॉक का लेजर बन रहा होता था, ठीक है। लो जी, बाकी एंट्रीज आप, क्रेडिटर डेटर का लेजर बना हुआ है, कैश का ओपन कर लेना है, उसको ओपनिंग 100 लिख लेना है। डेटर से पैसे आए, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, क्रेडिटर को पेमेंट की, क्रेडिटर डेबिट कैश, बिल्कुल सेम, सिर्फ फिगर्स थोड़ी डिफरेंट हैं इस सवाल के अंदर, बाकी सब वैसे ही। एक्सपेंसेस सेम, नाम वही है, सिर्फ डाटा मैंने ऊपर नीचे कर दिया हुआ है, ठीक है ना, थोड़ी फिगर्स डिफरेंट है, ओके। तो सारे एक्सपेंसेस डेबिट कैश, वो सारा काम आपने करना है यहां पर, ये जो सारा काम इधर किया ना डिफरेंट लेजर्स, ये सारे इसके लिए कंप्लीट करने हैं। मैंने सिर्फ डिफरेंस बताया, डिफरेंस, ठीक है। अब वो याद है बेसिक्स में आपको ओपनिंग ट्रायल का कॉन्सेप्ट दिया था, जब पहली दफा एक सवाल एक साल से अगले साल पे गया था, तो मैंने कहा था दो चीजों को हमेशा एज इट इज उठाकर ओपनिंग लिख दिया करना, एक कैपिटल दूसरा स्टॉक, याद आ रहा है, एक कैपिटल दूसरा स्टॉक। तो कैपिटल ओपनिंग, स्टॉक भी ओपनिंग। ओपनिंग स्टॉक कैसे आया भाई, वो 5 यूनिट पड़े 28 वाले 140, ठीक है। लेकिन आज आप देखो, आप अपनी नॉर्म पे वापस आ गए हो, क्या ट्रायल में पड़ा हुआ है ओपनिंग स्टॉक, कंपैरिजन करते हैं, ट्रायल में पड़ा हुआ है ऊपर ट्रायल में पड़ा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ सेल, ट्रायल में पड़ा हुआ है ओपनिंग स्टॉक और परचेज। वी आर बैक टू नॉर्मल। आपकी अदर इंफॉर्मेशन बताएगी क्लोजिंग स्टॉक एज पर फिजिकल काउंट इज 288, अभी निकाल कर आए हो, ये कहां गया, ओह ये कहां गया, ये 288, और ठीक है ना। तो ये नॉर्मल पे आप वापस आ चुके हैं, ठीक है। यहां तक कोई मसला, यहां तक कोई सवाल पूरा करोगे, सवाल नॉर्मल हो जाएगा सारा, बाकी तो सब कुछ है ही, ठीक है। ये फर्क बता दिया आपको, पीरियोडिक सिस्टम, ट्रायल का मुंह देखते ही पता लग जाएगा आपको। परचेजेस का तो ओ ये तो पीरियोडिक सिस्टम, और यहां पे परचेजेस नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल परपेचुअल होगा। स्टॉक क्लोजिंग पड़ा हुआ है, यहां पे ट्रायल में ओपनिंग स्टॉक आ रहा है और क्लोजिंग इधर होता है, और ये काम आपको फिर करना पड़ता है जाके कहां पे, इनकम स्टेटमेंट में। 1920 की सेल वहां से उठ के आ जाएगी, फिर ओपनिंग स्टॉक ट्रायल वाला, परचेजेस ट्रायल वाली, और क्लोजिंग स्टॉक अदर इंफॉर्मेशन से उठाकर डबल एंट्री करते थे आप, ये कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस करते थे, और करंट एसेट्स में जरा वो भी लिख लें ताकि मैं एंट्री भी यहीं से, वैसे एंट्री आपने मुझे बताई हुई है, यहां पे भी मैं सिर्फ एक्सट्रैक्ट बना रहा हूं, आपने बैलेंस शीट पूरी करनी है, कैपिटल शैपिटल सब कुछ डाल के, ठीक है। करंट एसेट्स में जो स्टॉक आता है आपको पता है वो तो क्लोजिंग ही होता है, ठीक है, वो कितना आएगा 288। तो ये एंट्री आपको आती है, पीरियोडिक सिस्टम में क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होती है,
ये कह रहा था फर्क होता है क्लोजिंग, ये हम कॉस्ट ऑफ सेल बनाने के लिए क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री ना करें तो ये तो परचेजेस ही रह जाएं, ये तो लाइक विद लाइक का कंपैरिजन ना हो। इसको कॉस्ट ऑफ सेल में कन्वर्ट करना है तो हमने कहा था क्लोजिंग स्टॉक जो बिका नहीं है इसमें से माइनस करो। अब ये एक्सपेंस है, कॉस्ट ऑफ सेल क्या है, कॉस्ट एक्सपेंस, एक्सपेंस में से 288 माइनस हुआ और ये जाकर बैठ गया बैलेंस शीट में एज एन एसेट। तो एक्सपेंस कम हुआ, एसेट बढ़ गया, एक्सपेंस कम हुआ, एसेट बढ़ गया। एक्सपेंस का कम होना नहीं, एक्सपेंस का कम होना डेबिट या क्रेडिट, एक्सपेंस का कम होना डेबिट या क्रेडिट, एक्सपेंस कम हुआ क्रेडिट, एसेट बढ़ गया डेबिट। तो क्लोजिंग स्टॉक पीरियोडिक सिस्टम के अंदर एंट्री आपको आती थी, बस बताई नहीं हुई थी। एंट्री क्या है क्लोजिंग स्टॉक की पीरियोडिक सिस्टम में, स्टॉक डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। ये एंट्री आपको आती थी, सिर्फ बताई नहीं हुई थी। कहा था इन्वेंट्री के टॉपिक में जाके बताऊंगा एंट्री, ये एंट्री हो रही थी। पूरे ट्रायल वाली हर फिगर एक एक बार नजर आएगी। ओपनिंग स्टॉक एक बार आया, परचेजेस एक बार, सेल्स ट्रायल में से उठा एक बार, एक्सपेंसेस आएंगे एक एक बार, एसेट्स लायबिलिटीज आएंगे एक एक बार। वाहिद चीज है क्योंकि अदर इंफॉर्मेशन में पड़ी है, इसकी डबल एंट्री हो रही है। वो डबल एंट्री क्या हो रही है, स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। तो ये है एंट्री जनाबे वाला क्लोजिंग स्टॉक की। इज कहा था ना, इज, तो व्हाट इज कॉस्ट ऑफ, अच्छा कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, बदतमीज आदमी जी। स्टॉक, कौन सा स्टॉक, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो जाएगा, स्टॉक डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट 288 से, ठीक है। और बच्चों मैंने कभी भी बच्चों को ओपनिंग स्टॉक की एंट्री याद नहीं करने दी। मैं हमेशा बच्चों को यह कहता हूं कि कोई पूछ भी लेना पीरियोडिक सिस्टम में ओपनिंग की एंट्री तो उसे कहना एक मिनट रुको और दिमाग में लाओ क्लोजिंग की एंट्री। कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस होता है, स्टॉक एसेट में चला जाता है, तो मतलब कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, तो स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट स्टॉक क्रेडिट, ऐसे करके एंट्री बतानी है। एक मिनट रुक जाना है, सबर करना है, याद नहीं रखनी, ठीक है, बात समझे हो। यही चीज आगे जाके ना अभी मैंने यूज करनी आई सेट में बहुत ज्यादा, इसलिए करेक्शन ऑफ एरर में भी आनी, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री चूंकि हमें पहले से ही याद है, ज्यादा चीजें याद नहीं रख सकते हम, कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, तो जो याद है बस वो याद है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या है, स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल। भूल जाए तो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट तो ज़हन में आ ही जाता है। उस फॉर्मेट के अंदर देखोगे तो कॉस्ट ऑफ सेल में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा, तो आप कहोगे लो कॉस्ट ऑफ सेल एक्सपेंस माइनस हो गया क्रेडिट, और बैलेंस शीट में स्टॉक गया तो एसेट डेबिट। तो आपने क्लोजिंग की एंट्री भूल भी जाओगे तो आपने बना लेनी है। बहरहाल क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पीरियोडिक सिस्टम, परपेचुअल में क्या एंट्री होती है क्लोजिंग की, परपेचुअल में क्या एंट्री होती है, परपेचुअल में नो एंट्री जी, लेजर का क्लोजिंग बनता है वो। पीरियोडिक के अंदर एंट्री इज, ओके, एंट्री है, क्या एंट्री है, स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। और ओपनिंग की एंट्री बगैर सोचे, प्लीज बगैर सोचे, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और स्टॉक क्रेडिट, और ये स्टॉक ओपनिंग होता है, ठीक है। अच्छा बात सुने, वैसे आप अगर गौर करें ना, आप अगर 180 था, कितना था, 160 है, देख लेते हैं यार, 5 इंटू 28 कितना बनता है, 140 है ना फिर जी, 140 कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट स्टॉक। अगर आप गौर करो ना, कॉस्ट ऑफ सेल में नजर दौड़ाओ जाके आंखें बंद करके, तो ओपनिंग स्टॉक हमेशा कॉस्ट ऑफ सेल में प्लस हो रहा होता था, यानी वो कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ा रहा होता था, इसलिए देख लो। लेकिन नहीं सोचना, क्लोजिंग स्टॉक की याद है ना, बस उलट, ओपनिंग स्टॉक की उसके उलट एंट्री, ठीक है बस, ओके। व्हाट हैपेंड ब्रो जी, नहीं पता है, निकालें, ये देखें 32, कैसे नहीं पता, मैंने निकाले। ओपनिंग 5 थे, परचेज 35 किए और 8 अभी पड़े हैं, तो फिर 32 बिक गए। कोई एक आधा बीच में से निकल भी गया तो वो भी बिक ही गया, बस वो भी कॉस्ट ऑफ सेल में। यही तो मसला है इसके अंदर, यही तो मसला है इसके अंदर। शॉर्टेज यूटेज भी कॉस्ट ऑफ सेल को चार्ज हो जाती है ऑटो ऑटोमेटिकली, ठीक है, ओके। अच्छा जी सुने, अब परपेचुअल सिस्टम में अगर, ये तो कल तस्वीरें बना ली थी ना, तो बस इस तरह से करते हैं पूरी बात। परपेचुअल सिस्टम में अगर आपने बनानी है तो बना लें तरतीब से, लेकिन हर जगह पे 5 सेकंड रुकूंगा, इसलिए कैमरे तैयार हों, साथ साथ सुनते भी जाओ। परपेचुअल सिस्टम में कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए डिटेल्ड इन्वेंट्री कार्ड बनता है। सिर्फ डिटेल्ड इन्वेंट्री कार्ड की तस्वीर बनाओ, अगली मैं बनवाता हूं, ठीक है, सिर्फ उस हिस्से की, जितनी बात कर रहा हूं वो पिक्चर। परपेचुअल सिस्टम में कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए डिटेल्ड इन्वेंट्री कार्ड बनता है, बनाने सीख लिया था आपने, ठीक है। एक मिनट। जर्नल एंट्रीज में इन्वेंट्री डेबिट होता है परचेज के वक्त, सुन भी रहे हैं साथ साथ। वैसे तो मैं स्मार्ट सा हूं, इस लाइन से उधर उधर आपने तस्वीर खींचनी है, इसको भी नहीं खींचना जी। अच्छा सुनते भी रहे प्लीज। परपेचुअल सिस्टम है, परचेज के वक्त इन्वेंट्री डेबिट होता है, परचेज का तो अकाउंट ही नहीं बन रहा। एंट्रीज का फर्क बताऊं, और सेल्स में, सेल के वक्त 2 एंट्रीज होती हैं, एक डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, दूसरी कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। लेजर्स में फर्क क्या आया,
इन्वेंट्री का लेजर बनता है और कॉस्ट ऑफ सेल्स का लेजर बनता है। ये फर्क बता रहा हूं ना, ठीक है। डन। ट्रायल की बात करें तो ट्रायल के अंदर आपको क्लोजिंग स्टॉक नजर आता है और कॉस्ट ऑफ सेल्स नजर आती है, और अदर इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक के बारे में कुछ नहीं बताया होगा, अगर कोई गलती ना हो तो, सही हो तो, ठीक है। बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट इस तरह से बनती है, बाकी कंप्लीट करनी है। तो परपेचुअल सिस्टम क्या रिव्यू, डिटेल्ड इन्वेंट्री कार्ड बनता है, फिर इन्वेंट्री का अकाउंट डेबिट होगा परचेज के वक्त, और सेल के वक्त इन्वेंट्री का अकाउंट क्रेडिट भी होगा, फिर इन्वेंट्री का लेजर बनेगा, कॉस्ट ऑफ सेल का लेजर बनेगा, फिर ट्रायल में कॉस्ट ऑफ सेल और क्लोजिंग इन्वेंट्री नजर आएगी। क्लियर? थोड़ा सा समराइज किया हमने, एक निशानी सवाल को देखते ही बताई थी, वो यहां नहीं लिखी हुई, वो क्या है, सेल का डेट वाइज रिकॉर्ड गिवन होना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर परपेचुअल सिस्टम होगा, परपेचुअल सिस्टम, ठीक है, तो परपेचुअल सिस्टम में कॉस्ट क्लोजिंग, सॉरी पीरियोडिक सिस्टम होगा तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकलेगी शॉर्टकट से, सिर्फ परला वाला हिस्सा, वो 320 और 288, ठीक है। उसके बाद जनरल एंट्रीज के अंदर, अच्छा जी सारा ही फिर इकट्ठा कर लेंगे, ले फिर पूरी बात ही लिख लें। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकलेगी शॉर्टकट से। लेजर्स के अंदर जनरल एंट्रीज में परचेज के वक्त परचेज ही डेबिट होगा, और सेल के वक्त सिर्फ एक एंट्री होगी, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, ठीक है। इन्वेंट्री के जाने की एंट्री जैसे नहीं करते थे नहीं होगी, ठीक है। लेजर्स में परचेजेस का लेजर बनेगा, इन्वेंट्री का लेजर नहीं बनेगा, इसलिए उसका रिजल्टेंट कॉस्ट ऑफ सेल भी इस सिस्टम में नहीं बनेगा। अगर हम ट्रायल में आए तो ट्रायल के अंदर, पीरियोडिक सिस्टम के ट्रायल के अंदर आपको ओपनिंग स्टॉक मिलेगा और परचेजेस मिलेंगी, और क्लोजिंग स्टॉक अदर इंफॉर्मेशन में बताया होगा। तो इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ सेल आपको खुद बनानी पड़ेगी, ठीक है, और ये डबल एंट्री पास करके आप बनाएंगे। ठीक हो गया? अब कुछ गुजारा हो गया पीरियोडिक परपेचुअल का। कोई पूछे तो गुजारे लायक बात बता लोगे? चलो गुजारे लायक ही 10 देना यार। अच्छा जी, अब ये मैंने सोचा था बैट डाउटफुल डेट 10-15 मिनट में हो जाएगा, लेकिन फिर मैंने कहा इन्वेंट्री को फड़का ही दें। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है इन्वेंट्री के टॉपिक के अंदर, और वो है इन्वेंट्री का सबसे मेन कॉन्सेप्ट, ठीक है। और वो सबसे मेन कॉन्सेप्ट ये है, IAS 2 जो है इन्वेंट्रीज, वो कहता है स्टेट्स दैट इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड, इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। NRV पता है किसे कहते हैं? NRV कहते हैं, हाँ, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू किसे कहते हैं? सुनो प्लीज, अहम बात है, बहुत अहम कॉन्सेप्ट है, इसलिए प्लीज यार, क्या कर रहे हैं यार तुम, क्या बात कर रहा है भाई यार उसके साथ यार। जब मैं बोल रहा हूं प्लीज उस वक्त ना बोला करें, छोटी सी रिक्वेस्ट की हुई है जी बच्चों, बहुत अहम कॉन्सेप्ट है, मैं अर्ज कर रहा हूं। NRV कहते हैं नेट में कितने पैसे ला कर देगी कोई भी चीज, वो उसकी NRV होती है, ठीक है ना। इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं नेट में इन्वेंट्री हमें कितने पैसे ला कर दे देगी। लोअर का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमने एक इन्वेंट्री खरीदी, ये इन्वेंट्री है, ये इन्वेंट्री है, ये हमारा इन्वेंट्री आइटम है, ये 100 रुपए का हमें मिला, ये है इसकी कॉस्ट। ये क्या है जी? इसकी कॉस्ट। फ्यूचर में ये मैंने बेचने के लिए खरीदा हुआ, तभी मेरी इन्वेंट्री है ना, बेचने के लिए खरीदा हुआ है। फ्यूचर में अगर ये 100 वाला इन्वेंट्री आइटम 130-40 का बिक रहा है तो फ्यूचर में इस पे हमें गेन आना है, तो फ्यूचर गेन को रिकॉर्ड करते हैं? नहीं, फ्यूचर गेन को रिकॉर्ड नहीं करना। और वैसे भी हम अपने इस रूल में सेफ हैं। कॉस्ट है 100, NRV है 140, तो लोअर क्या है? कॉस्ट, तो बैलेंस शीट में इसको कॉस्ट पे रखना है। लेकिन अगर ये पेन गिरा, ऐसे गिरना, ठीक है, ये पेन गिरा और गिर के डैमेज हो गया, अब ये पेन मेरा 100 का जो मैंने खरीदा था, ये 80 रुपए से ऊपर नहीं बिकने वाला, अंदाजा है मेरा, वो भी सही सुई करा के 80 रुपए नेट, 80 रुपए का बिकेगा, लेकिन 10 रुपए सही कराने पे भी लग जाने हैं। NRV 80 नहीं है, फिर NRV क्या है? नेट ट्रेल 70 जो मुझे आने हैं। अब एक चीज मैंने खरीदी थी 100 रुपए की, मेरी इन्वेंट्री में पड़ी थी, मेरा एसेट था, फ्यूचर में ये 70 की बिकेगी, तो 30 का फ्यूचर में लॉस आ रहा है। बोलो, इसको कहते हैं NRV लॉस। और रूल भी लग जाएगा, क्या मतलब? कॉस्ट है 100 और NRV हो गई 70, तो फिर 70 के ऊपर इसको बैलेंस शीट में नजर आना चाहिए, ओवर स्टेटेड ना हो, और फ्यूचर का लॉस आज ही रिकॉर्ड करना है। वो लॉस रिकॉर्ड करने की एंट्री फिर कभी सिखाऊंगा, फिलहाल NRV और वैल्यू निकालना मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। तो NRV का फॉर्मूला क्या होगा? NRV का फॉर्मूला होता है जी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। मैंने कहा जी ये मेरा जो है वो 80 रुपए का बिक जाएगा, लेकिन इसको 80 रुपए का बेच सकूं, इसके लिए एस्टिमेटेड रिपेयर कॉस्ट है मेरी 8 रुपए, और
अदनान साहब को बेचना है, उनके टीए को कमीशन दूंगा, एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट 2 रुपए भी पड़ेगी, तो तब कहीं जाकर ये मेरा 70 का बिकेगा। ये है एनआरवी का फॉर्मूला, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस एस्टिमेटेड रिपेयर कॉस्ट लेस एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट। अदनान साहब के टीए का कमीशन, ये मिस्त्री जिसने सही किया उसकी कॉस्ट, और ये 80 नहीं आना। अब दरअसल मुझे 80 लाने के लिए 10 खर्च करना पड़ना है, तो नेट में तो मुझे 70 ही मिलेंगे इसके। ठीक है, बात समझे हो? तो ये सवाल पहला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें जी, जरा जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, पढ़ें क्या हुआ है। कोई शहरयार है हमारी क्लास में? कोई शहरयार कौन है? शहर, हाँ, ये कौन कौन है? 3 शहरयार हैं। इनमें से आपने पिछला टेस्ट दिया था? आपने भाई पिछला टेस्ट दिया था? शहरयार नहीं, बस मिल गया। ये शहरयार जो है ना जी, ये पढ़ता नहीं है। ठीक है, सुन लो आप, प्लीज सुन लो भाई। अब देखो टाइम नहीं है, अगर आप ही हु हा करते रहोगे तो कॉन्सेप्ट में देर हो जाएगी। ठीक है, फिर एंड पे मैंने तेजी से बता देना, तो ये ना कहना कि सर ने जाती की। ठीक है, अच्छा सुने जी प्लीज बेटा। शहरयार जो है ये पढ़ता नहीं है। घर वालों ने कहा शहरयार बेटा आप ना ऑफिस सेंटर में जाके मोबाइलों की दुकान, हर वक्त तो मोबाइल पे पड़े रहते हो, तो इन मोबाइलों की दुकान ही खोल लो। तो शहरयार स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ सेलिंग मोबाइल्स इन हफीज सेंटर एज ऑन, अभी दुकान नहीं है, अभी बाहर ही इसने वो लगाया हुआ काउंटर स्टार्ट किया ना, काम स्टार्ट किया। ठीक है, तुम्हारी हंसी अभी बंद होगी जब स्टॉक देखोगे इसका। ठीक है ना, बड़े आए तुम मुंशी, चुप करो, कारोबारी आदमी है वो, चुप कर जाओ। ठीक है, तो स्टार्टेड बिजनेस एज ऑन 31 दिसंबर 15, हमारा ईयर एंड आ गया। ठीक है, अब देखो मेरी तरह से लग रहा है कि जबान का चस्का इसको है, खाने का शौक है। वहां पे फ्राइज राइस बड़े मजे के लगते हैं। ठीक है, फ्राइज राइस जो है वो वहां पे अच्छे मिलते हैं। फीस सेंटर में मंगवा के इसने मोबाइल भी रखे हुए थे, उनके ऊपर फ्राइज रख के खा रहा था। तो एक कौवे ने हमला किया, 10 मोबाइल इसके पास उस दिन स्टॉक में पड़े थे, हर एक 70-70 हजार का था, यानी 7 लाख का स्टॉक पड़ा था इसके पास। कौवे ने हमला किया, 2 नीचे गिरे, एलसीडी टूट गई। ये कहानी है, पढ़ो। शहरयार स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ सेलिंग मोबाइल्स इन हफीज सेंटर एज ऑन 31 दिसंबर 15 ही हैड 10 मोबाइल्स इन हिज क्लोजिंग स्टॉक व्हिच वर परचेज्ड फॉर 70,000 ईच। ये उसकी कॉस्ट है। नॉर्मली ही सेल्स ईच मोबाइल फॉर 85,000, 70 का खरीदता है, 85 का बेच देता है, 15,000 हर मोबाइल पे इसको बचता है। ठीक है, ऑन द इवनिंग ऑफ 31 दिसंबर 15 अ क्रो अटैक्ड एंड 2 मोबाइल्स फेल डाउन एंड गॉट बैडली डैमेज्ड। अब ये 31 दिसंबर की शाम को उन टूटे मोबाइलों को रखकर घर जा रहा है, और घर जाते हुए सोच रहा है, क्या सोच रहा है? अब एलसीडियां टूट गई हैं, पैनल नए पड़ेंगे, तो एक पैनल 10,000 में, फिर सवाल देख लेना यार, एक पैनल 10,000 में पड़ेगा रिपेयर कॉस्ट। ठीक है, और वो जो एजेंट फिर रहे होते हैं, सर मोबाइल लेना आए हैं सर, हम आपको ले जाते हैं, ऐसे किसी एजेंट को 5,000 रुपया भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये वैसे नहीं बिकना जैसे पहले सही वाले बिकते थे, ये तो अब खुल गया मोबाइल। ठीक है, तो 15 को 1,000 रुपया मेरा, अब सोचता जा रहा है घर जाते हुए, परेशान भी है, थोड़ा थोड़ा सोच भी रहा है, 15,000 तो मेरा खर्च होगा। उसके बाद भी ये 85 के नहीं बिकेंगे, 85 वाले तो वही है जो पिन पैक हैं। ठीक है, ये तो टूट गए, ये तो अब चेंज हो गई इनकी ओरिजिनल, तो पैनल चेंज हो गया इनका। ठीक है, तो ये बिकेंगे कहीं जाकर 75,000 के, लेकिन 15,000 खर्च करने के बाद, मतलब नेट में 60 ही मिलना है। अब 70 की चीज खरीदी है और 60 पर जो है वो आने फ्यूचर में आ रही है, उससे 60 आ रहा है मैक्सिमम, तो फिर एनआरवी लॉस आ रहा है, नहीं आ रहा। ठीक है, जबानी पता लग रहा है, लेकिन तरीका होगा एक हमारी कैलकुलेशन का, उसको फॉलो करना है। पढ़ो, दीज डैमेज मोबाइल्स कुड बी सोल्ड फॉर 75,000 एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। ये क्या है जी? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ईच। ठीक है, आफ्टर इनकरिंग अ रिपेयर कॉस्ट ऑफ 10,000, ये क्या है? एस्टिमेटेड रिपेयर कॉस्ट, एंड अ सेलिंग कॉस्ट ऑफ 5,000 ईच, तीनों ईच है। ठीक है ना, सही है। तो ये टोटल क्लोजिंग स्टॉक तरतीब क्या होगी? सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 10 यूनिट्स। खरीदा कितने का था? 70 का। टोटल इसके पास जो स्टॉक है उसकी कॉस्ट कितनी है? 7। लेकिन इनमें से 2 डैमेज्ड हैं, 8 गुड है। डैमेज्ड की कॉस्ट बताओ 2 है ना, 2। ओ भाई डैमेज्ड है या गुड है? खरीदा तो 70 का ही था ना, तो कॉस्ट तो इन 2 की कितनी है? 1,40,000। ठीक है, और इनकी एनआरवी निकालनी है, तो एक छोटी सी वर्किंग आपको सिखा दी हुई है ऑलरेडी। ठीक है, वो वर्किंग कैसे करोगे आप? बोलो। नेट रियलाइजेबल वैल्यू, एनआरवी क्या है जी? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। वो जी 2 पड़े हैं, हर एक 75 का बिक जाएगा। अभी बताया ना, सोचता जा रहा है 75 का बिक जाएगा, यानी 1,50,000 आ सकते हैं। लेकिन ये जेब में नहीं आने, ये आ जाएं
इसके लिए हमें कुछ रिपेयर कॉस्ट भी इनकर करनी पड़ेगी, दोनों को 10-10 हजार रुपए में सही कराना पड़ेगा, 20,000, ठीक है। और कमीशन एजेंट को कुछ कमीशन देना पड़ेगा, फी मोबाइल 5,000। ना यार, इस टाइम नहीं यार, इस टाइम नहीं, जल्दी आ जाओ भाई आमिर, जल्दी आ जाओ यार, आ जाओ जी। तो एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट कितनी जी? 5,000 पर मोबाइल, तो 2 हैं तो 10,000। इसका मतलब वो हो जाएगा, इधर देख लो, इसका मतलब 1.5 लाख तो आने हैं, लेकिन उसके लिए 30,000 जाने हैं। 1.5 लाख आने हैं नेट में, तो 1.5 लाख नहीं ना आने, ओवरऑल क्रॉस 1.5 लाख आना है, लेकिन 30 जाना भी है, ठीक है। तो फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेरे इन दो टूटे हुए, मेरे शहर यार भाई के इन दो टूटे हुए मोबाइल्स की नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है? 1,20,000, ठीक है। अब कॉस्ट कितनी पड़ी है? 1,40,000, और नेट रियलाइज कितना हो रहा है इनसे नेट में? 2 × 5,000 यानी 10,000। फिर चला गया ये, ठीक है। सही नहीं आपने किया इसको जी, फिर चला गया ये। अच्छा चले, मार्कर भी कोई नहीं रखते ये, जब से मैं तबीयत खराब हुई मार्कर भी नहीं रखते जी। अब रखा करो, आज ठीक हूं मैं, आज और कल और 2 दिन अगले ठीक हूं मैं जी। नेट में रियलाइज कितना होना है भाई बोलो? नेट में 1,20,000, और कॉस्ट कितनी है? अब रूल IS2 का रूल लगा, लोअर ऑफ कॉस्ट 1,40,000, 1 लाख कितनी है? 1,40,000, और NRV 1,20,000। तो किस पर रखना है इसको? अच्छा, इस हिस्से को तो 1,20,000 पे रख लिया, यानी बैलेंस शीट में वैल्यू, याद रखना, बैलेंस शीट में वैल्यू जाती है, बैलेंस शीट में कॉस्ट नहीं जाती, बैलेंस शीट में NRV नहीं जाती। वैल्यू क्या है? इन दोनों में से जो भी लोअर होगा वो वैल्यू बन जाएगी। कॉस्ट बैलेंस शीट में नहीं जाती, मैं ये नहीं कह सकता NRV बैलेंस शीट में नहीं जाती, ठीक है। बैलेंस शीट में लोअर जाएगा इन दोनों में से, तो वो कहलाती है वैल्यू, क्योंकि स्टैंडर्ड के अल्फाज क्या है? IS2 क्या कहता है? इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। तो इनमें से जो लोअर होगा वो वैल्यू बन जाएगी, और वैल्यू नजर आएगी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या नजर आता है? वैल्यू, ठीक है। तो अल्लाह खैर करे। NRV कितनी निकली है जी? निकली आया अब तो 1,20,000, ठीक है। ये 1,20,000 जब आपने ऊपर जाके कंपैरिजन में लिखा इसको 1,20,000, तो दोनों में से लोअर क्या आया? अब ये 1,20,000 क्या है? इन डैमेज मोबाइल्स की कॉस्ट है या NRV है? नहीं, ये इनकी वैल्यू है, ठीक है। और ये वैल्यू जाती है बैलेंस शीट में। अगली बात, ये 5,60,000 कैसे निकला? बाकी के 8 मोबाइल्स जी, बाकी के 10 में से 8 ये भी तो खरीदे ही थे ना, लेकिन मैंने इनके नीचे NA क्यों लिखा हुआ है? अगर आपके गुड यूनिट्स भी लॉस पे बिकने हैं फ्यूचर में, तो फिर मैंगो बेचो, मोबाइल ना बेचो, उनमें फायदा होगा ना। बात समझो, ये बड़ी अहम बात है। अगर आपके देखो NRV लॉस क्या है फ्यूचर में? ये और यार डैमेज तो लॉस पे बिक ही रहे हैं, आपके फ्यूचर में गुड यूनिट्स भी लॉस पे बिकने हैं, तो फिर दुकान क्यों खोली हुई यार? बंद करो, चले जाओ घर। बात समझे हो? तो चेक भी करना है तो कर लो। अगर 1,85,000 का बिकता है, अगर 1,85,000 का बिकता है, तो 8 × 85,000 करो, कितना बनता है? 8 × 85,000। ये सही है, ये सही वाले 85 के बिकते हैं। 6,80,000 आपको नहीं जी, सेलिंग कॉस्ट तो हर एक पे भरनी पड़ती है, इन पे भी भर दो। 5,000, 40,000 माइनस कर दो 40,000 कर दो। सेलिंग कॉस्ट है, रिपेयर कॉस्ट नहीं, सेलिंग कॉस्ट है। कितना बना? 6,40,000 फिर भी है। 5,60 और 6,40 लोअर क्या है? तो कॉस्ट पे ही रहना है ना, 6,40 कहता है, कॉस्ट पे ही रहना है ना, लोअर है जो, ठीक है। तो भाई गुड यूनिट्स पे NRV लॉस एप्लीकेबल, NRV टेस्ट एप्लीकेबल। ये क्या होता है? ये NRV टेस्ट है, जैसे इंपेयरमेंट टेस्ट था ना, ये NRV टेस्ट है। गुड यूनिट्स के ऊपर लगाकर देख लो, फेल ही होना है, ठीक है। कम आ सकती है पर नहीं आया करेगी, नॉर्मली गुड यूनिट्स पे नहीं आती, ठीक है। सारे यूनिट्स ही लॉस पे जी, बोलो। अच्छा भाई आप लगा लिया करना, आप यहां पे भी लगा लो, ठीक है जी। बोले टोटल 6,80,000। अब देखो आपका स्टॉक 7 लाख से 6,80,000 पे आ गया, तो कितना नुकसान हो गया? वही 20,000। इस 20,000 को कहा जाता है NRV लॉस। क्या कहा जाता है जी? NRV लॉस कितना है? 20,000। ये दोनों सिस्टम्स में डिफरेंट एंट्रीज हैं। सुनो भाई, दोनों सिस्टम्स में ये डिफरेंट एंट्रीज हैं, वो जब जरूरत पड़ेगी तब बता दूंगा। NRV लॉस तो निकालना सीखो। और ये 6,80,000 वो फिगर है जो बैलेंस शीट में अपीयर होगी करंट एसेट्स में, ना 5 लाख, ना 7 लाख जो है वो 7 लाख तो अब हो ही नहीं सकता, कॉस्ट थी, ठीक है। इसमें से इन दोनों को हिस्से कर लिए, लेकिन डैमेज वाले को नीचे ले आए हैं, ठीक है। तो कॉस्ट नहीं, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV तो टोटल कर लिया करेंगे, तरीका ये हुआ करेगा, ठीक है। अब अगले 2 सवालों में आप देखेंगे, अगले 2 सवालों के अंदर अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 4 देखें, उसके अंदर वो कहता है कि एक बंदे की इन्वेंट्री पड़ी है टोटल, जिसमें शामिल हैं कुछ कोट्स डैमेज्ड हैं, कुछ शर्ट्स डैमेज्ड हैं,
सारा कुछ ऐसे करना है। और फिर तीसरा ब्रांच बनेगा अदर्स का। यहां पे 2 बने हैं ना, डैमेज और गुड्स। जो होमवर्क में 2 सवाल अगले दे रहा हूं उनमें 3-3 ब्रांचेस बनेंगी, ठीक है, और सही है ना, सवाल डिफरेंट है ना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखो, वो कहता है क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट इतनी है टोटल, जिनमें 400 कोटे डिफेक्टिव हैं, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, एस्टिमेटेड रिपेयर कॉस्ट वगैरह जो गिवन होगा उससे एनआरवी निकालोगे। इसी तरह से ट्री बनाना है, ओके। एक ब्रांच में कोटें आ गई, अगले ब्रांच में शर्टें आ गई, और तीसरी ब्रांच में रिमेनिंग होगा। यहां से आपने इंशाल्लाह वैल्यू निकालनी है, सेम इसी ट्रीटमेंट से, 4 में भी और 5 में भी। मैं कल डिस्कस करूंगा ये सवाल इंशाल्लाह, जिंदगी रही तो कल मिलेंगे, रेक्टिफिकेशन का फुल फ्लैश सवाल भी करेंगे, पहले 15 मिनट में बैड डाउटफुल डेट को भी रिवाइज करेंगे। अल्लाह हाफिज।